नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के इस विशेष तत्व में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीसीएस मॉक सेशन के अंतर्गत हम लोग समसामयिक घटनाक्रमों को देख रहे हैं और उसी की अगली कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं। वो है रूस यूक्रेन संकट या रूस यूक्रेन क्राइसिस। यदि हम इंटरव्यू के दृष्टिकोण से प्रश्नों की प्रकृति पर देखें तो हम पाएंगे कि कुछ प्रश्न इस तरीके के संभव हैं कि रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए आक्रमण के क्या कारण, फिर रूस यूक्रेन संकट पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, फिर भारत जो रूस को समर्थन दे रहा है उसको कैसे आप देखते हैं, और एक नाटो प्लस की संकल्पना आ रही है वो क्या। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत को जो ऑफर किया जा रहा है नाटो प्लस की मेंबरशिप के लिए, तो उसके मायने क्या हैं, भारत को इसको स्वीकार करना चाहिए, भारत को इसको स्वीकार करना चाहिए, उसके क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते होंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोगों को देखनी है जब इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं कि रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया गया है उसके कारण क्या है। बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको बताना है कि नाटो का पूर्व की ओर प्रसार, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। देखो, जब हम लोग बात करते हैं शीत युद्ध की तो शीत युद्ध में दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी विचारधारा और जो समाजवादी विचारधारा है। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जो समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे की विचारधारा को नियंत्रित करने के लिए संगठनों की स्थापना की। जैसे नाटो को इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1949 में, इसको नाटो भी बोलते हैं, NATO या OTAN भी इसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ओर वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ ने इस्टेब्लिश किया 1955 में, इनका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही था कि दोनों को कहीं ना कहीं अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना था और दूसरे की विचारधारा को सीमित करना था। सोवियत संघ का विघटन होता है और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप वार्सा जो पैक्ट है वह डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जो नाटो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है और अमेरिका कोशिश करता है कि अब रूस को वो इनसर्किल करे, और इसके क्रम में एक संकल्पना प्रचलन में आ रही है नाटो का पूर्व की ओर प्रसार, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये इनसर्किल कर रहा है रशिया को, और रशिया को कहना है कि इस तरीके की गतिविधियां कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता के अगेंस्ट में आती हैं। पिछले कुछ समय से यूक्रेन प्रयास कर रहा है नाटो की मेंबरशिप के लिए और रशिया है वो बार बार इस चीज़ को आप कहें कि यूक्रेन को समझा रहा है कि आपको इसकी मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार प्रोत्साहित कर रहा है यूक्रेन को कि हम आपको इसकी मेंबरशिप दे देंगे। झगड़े की जड़ यहीं से शुरू होती है। यूक्रेन का नाटो में शामिल किए जाने संबंधी रूस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा खारिज किया जाना। रूस ने अमेरिका से बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे लिखित आश्वासन दो इस बात का कि आप नाटो में मेंबरशिप नहीं दोगे यूक्रेन को। अमेरिका ने मना किया और अमेरिका के मना करने के परिणाम स्वरूप ही रूस है उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं, डेट्स बता सकते हैं, पूर्व की ओर प्रसार बता सकते हैं, क्या कारण है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। अब देखो, हमारे पास आता है रूस यूक्रेन संकट पर भारत का दृष्टिकोण क्या है। पहली बात तो भारत स्पष्ट कहता है विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भारत पक्षधर है। आपको बताना है कि भारत की विदेश नीति इस पर फोकस करती है। अगर वो आपसे पूछे कि कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसको रेखांकित करता है भारत की विदेश नीति को, अनुच्छेद 51 DPSP। फिर बताओगे आप कि गुट निरपेक्षता की नीति का भारत क्रियान्वयन कर रहा है। जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसका भी भारत कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है। और फिर रूस को युद्ध रोकने संबंधी भी भारत ने सलाह दी है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तो एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ लेनी है कि हर राष्ट्र के अपने हित होते हैं।
नैतिकता का पक्ष अपने साथ चलता है और अपने हितों की या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अलग दिशा में चलती है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो आपको बताना है कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, मतलब भारत इसको कैसे देखता है। जब हम बोलते हैं भारत का दृष्टिकोण गुटनिरपेक्षता वाली नीति का है, तो यहां पर दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि भारत इसमें भी अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए हुए है। रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया, यूक्रेन पर हमला किया, तो यूक्रेन का एक क्षेत्र था बूचा, यहां पर व्यापक जनसंहार के साक्ष्य मिले हैं और ऐसे आरोप लगते हैं कि जो रूस की सेना है उसने यूक्रेन के इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नरसंहार किया गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव आया तो भारत ने रूस के इस कदम की तीव्र आलोचना की, यानी कि हम मुद्दों के आधार पर समर्थन दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। और इसी को हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला है रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी। तो पहली चीज क्लियर कर दी कि हम लोगों ने अभी भी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ा नहीं है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का समर्थक है, इसलिए वो रूस को युद्ध रोकने संबंधी सलाह भी दे रहा है। तो हमने कारण जान लिए, हमने भारत का दृष्टिकोण देख लिया। अब एक बात हमारे सामने निकल के आती है कि यदि कोई देश स्वेच्छा से किसी दूसरे संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जब वो देख रहा है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। क्यों? प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने का उसका अधिकार है, वह आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो जब यूक्रेन चाह रहा है कि मुझको मेंबरशिप मिल जाए, रशिया उसका विरोध कर रहा है, तो भारत का रूस को समर्थन दिए जाने का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? अब ये ऐसे प्रश्न है जहाँ पर ओपिनियन बेस्ड है। आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो पूरी तरीके से रूस के साथ जुड़े हुए हैं और कई अवसरों पर रूस ने इसको सिद्ध भी किया हुआ है। तो एक मित्र होने के नाते अब भारत का भी पक्ष बनता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर समर्थन करे। आप स्पष्ट बताएंगे कि भारत का जो समर्थन है वो ऐसा नहीं है कि भारत आंख बंद करके कर रहा है, भारत मुद्दों के आधार पर देख रहा है और इस चीज को देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, और इसी दृष्टिकोण से वो समर्थन कर रहा है। तो इस चीज को क्लियर करना है। फिर हमारे पास आपसे प्रश्न पूछ सकता है नाटो प्लस क्या है। अब देखो, जो नाटो प्लस की संकल्पना है, नाटो के जो मेंबर्स हैं 31, इसके साथ ही साथ एक नई चीज निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, इनको भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाटो के बारे में बोला जाता है, नाटो का जो एक वाक्य है कि किसी एक राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आक्रमण संपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध किए गए आक्रमण के तौर पर जाना जाएगा। यानी कि अगर किसी मेंबर कंट्री के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो पूरा का पूरा संगठन एकजुट होगा। नाटो प्लस के साथ ये काम नहीं हो रहा है, इनको तो सिर्फ एक तरीके से असिस्टेंस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जापान के ऊपर यदि चीन आक्रमण कर दे तो जो नाटो कंट्रीज हैं वो जापान का फेवर करते हुए चीन के ऊपर आक्रमण करेंगे, नहीं। यानी कि जो मिलिट्री असिस्टेंस नाटो के बाकी देशों को मिल रहा है वो नाटो में जो +5 के मेंबर्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। इसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं ये चीन को एक तरीके से काउंटर करने के लिए है। और इसी दृष्टिकोण से अभी थोड़े समय पहले अमेरिका ने भी भारत को ऑफर किया कि आप ऐसा करो कि नाटो प्लस के मेंबर बन जाओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाटो प्लस क्या है तो आप बताओगे। नाटो प्लस नाटो से अलग कैसे, आप इसको भी बताओगे कि इनको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो बाकी नाटो मेंबर्स को मिलती है, जो हम लोग जिसको देखते हैं। अब बात हमारे सामने निकल के आती है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। एक चीज बिल्कुल ध्यान कर लें, भारत किसी भी सैन्य संगठन में पक्षधर नहीं है। चूंकि यह सैन्य संगठन है तो भारत की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। फिर इसके शामिल होने के, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि इसका फायदा क्या है,
तो कई विशेषज्ञ कहते हैं कि चाइना को काउंटर करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर भारत का दृष्टिकोण देखें तो भारत इसको इस दृष्टिकोण से भी नहीं देखता है कि अगर चाइना के साथ कभी कल को कोई समस्या होगी तो जो नाटो प्लस के मेंबर्स हैं या जो नाटो है वो उसमें असिस्टेंस करेगा। हमको बताना पड़ेगा कि चीन के साथ हमारी इस तरीके की तनातनी नहीं है कि हमको किसी सैनिक संगठन की आवश्यकता हो, और ये हमको क्या करेगा, एक नए झगड़े में उलझा देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने बहुत सारे आप देख रहे हैं नेबर्स हैं उनके साथ पहले से ही उलझा हुआ है। तो ये जो समस्या है कहीं ना कहीं नाटो प्लस वाली, ये इसको और बढ़ा देगी और चीन को और एग्रीवेट कर देगी। जो भारत हमेशा से शांतिवादिता का समर्थक रहा है उसमें कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी। तो आपको बताना है कि भारत को इस सैन्य संगठन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ऐसी ही बात चली थी जब अकस अलायंस इस्टेब्लिश हुआ था। अकस, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूके शामिल है और यूएसए शामिल है, और ये मिलकर ये ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मिलकर पनडुब्बी उपलब्ध करा रहे हैं, और ये भी एक सैन्य संगठन है। जब भारत से पूछा गया तो भारत के विदेश मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सैन्य संगठन है और भारत किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने की आकांक्षा नहीं रखता है। तो आप स्ट्रेट अवे बताओगे कि मुझको भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अगर हम इन डायमेंशंस पर देखें तो मुझे लग रहा है कि इस सेशन के माध्यम से ये क्लियर हो गया होगा कि रूस द्वारा जो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया गया है उसके क्या कारण है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है आपको। रूस यूक्रेन संकट पर भारत का दृष्टिकोण क्या है वो भी है। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या है तो आप बताओगे, क्योंकि ये जो टर्म है एस जयशंकर जी बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं और ये लगातार न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है। आप बताओगे मुद्दों के आधार पर समर्थन है। फिर भारत जो रूस को समर्थन दे रहा है उसको किस तरीके से देखना है, आपको बताना है कि भारत का जो समर्थन है वो मुद्दों पर आधारित है और कहीं ना कहीं जो भारत के राष्ट्रीय हित हैं वो रूस के साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं इसको समर्थन देने का दृष्टिकोण ये है। फिर इस सेशन के माध्यम से आप ये भी जान गए होंगे कि नाटो प्लस की संकल्पना क्या है, इसके मेंबर्स क्या हैं। आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाटो प्लस की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और फिर अगर एक आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे कि भारत को इसकी मेंबरशिप का जो ऑफरिंग हो रही है तो उस मेंबरशिप के दृष्टिकोण से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध रहा होगा। धन्यवाद।